लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सुनिए, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, यह कोई चिट्ठी नहीं जो पड़ोसी लिख देगा। क्या ये दोस्तों अपनी तकदीर है, इसे आपको अपनी मेहनत के दम पर, अपने पसीने के दम पर, अपनी कलम से इसे खुद लिखना पड़ेगा। ये दोस्तों चिट्ठी नहीं है जो पड़ोसी लिख देगा। क्या पड़ोसी लिख देगा? ये जो सफलता है ना, ये दोस्तों हाथों की लकीरों में नहीं, ये तुम्हारे माथे के पसीने में है। जितना तुम पसीना बहाओगे, जितनी मेहनत दोस्तों तुम करोगे, ये चिट्ठी दोस्तों उतनी ही शानदार होने वाली है। चलिए आगाज करते हैं क्लास का। अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे गए। मैं आपको उन सवालों के आंसर और उनके आसपास जो भी सवाल बनेंगे ना, उन्हें दोस्तों मैं आपको करवा दूंगा। बिल्कुल मेरे साथ में पूनम, आरती, मंजू, दीपक, सचिन, निधि, सभी, मनीषा, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। पहला सवाल, कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद है? सवाल आपके सामने। हर सवाल कहीं ना कहीं दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों आपके यूपी है, चाहे बिहार है, इनमें कहीं ना कहीं जो है एग्जाम में पूछे गए। देखिए, कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद है? कितने महाजनपद हैं दोस्तों? 16 जो हैं, इतने महाजनपद थे। इसमें से एक जनपद जो है ना, जिसका नाम है दोस्तों अशमक। क्या नाम है? अशमक है। ये अशमक महाजनपद सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद था। अगर मैं पूछूं अशमक की राजधानी क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अशमक की राजधानी क्या है और अशमक किस नदी के दोस्तों किनारे स्थित है, ये भी आपको बताना है। देखिए, अशमक की जो राजधानी है वो लिखना दोस्तों पोतन। क्या है? पोतन या पोतली जो है, ये इसकी राजधानी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एकमात्र है दोस्तों जो दक्षिण में स्थित है ना, ये एकमात्र महाजनपद है जिसका नाम है अशमक है। किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी जो नदी है दोस्तों, इसके किनारे स्थित है। कौन सा? अशमक है। तो कौन सा है? अशमक है। अगला क्वेश्चन, इसकी राजधानी क्या है? पोतन या पोतली इसकी राजधानी है। टोटल कितने? टोटल 16। और अगर पूछे किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी के गोदावरी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता था? जो दिल्ली सल्तनत है, इसमें दोस्तों सबसे पहले कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश है। और इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, ये इसके संस्थापक थे। और इन्हें ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्हें लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। तो अगर आपसे पूछ ले लाख बख्श किसे कहा जाता था, तो ध्यान रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये किसके संस्थापक हैं? गुलाम वंश के। और दोस्तों ये वंश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश। किसे कहते हैं? लाख बख्श जो है, ध्यान रखिए, ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इनका जो निधन है वो कैसे हुआ था, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, निधन कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कहां हुआ? ये देखिए, आपने दोस्तों हजारों विद्रोह पढ़े होंगे। संताल विद्रोह आपने पढ़ा होगा, कुकी विद्रोह आपने दोस्तों, इसके साथ में संताल है, कुकी है, मोपला है, और दोस्तों आपने हजारों, मुंडा विद्रोह। लेकिन पेपर में पूछा गया मोपला विद्रोह कहां हुआ, तो ध्यान रखिएगा जो मोपला विद्रोह है ना दोस्तों, ये हुआ था कहां पर? ये केरल के अंदर हुआ था। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मोपला विद्रोह कहां हुआ? केरल के अंदर हुआ। संथाल जो है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। संथाल
संथाल जो है ये छोटा नागपुर पठार में, संथाल जो विद्रोह दोस्तों ये छोटा नागपुर पठार के अंदर हुआ था। और मुंडा विद्रोह तो आपको याद होगा, बिरसा मुंडा दोस्तों, वही मुंडा ना, पोलो खेलते हुए जो है वो किसकी डेथ हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाक्रम को क्रम के अनुसार कीजिए। 4 घटनाक्रम आपके सामने और पूछा दोस्तों इन्हें आपके क्रम के अनुसार जमाना है। देखिए पहला है नेहरू रिपोर्ट, ये कब आई थी, 1928 में आती है नेहरू रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन गांधी इरविन समझौता, ये आप सभी जानते हो दोस्तों, गांधी इरविन जो समझौता है ये होता है कब, ये होता है, ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कब होता है। कैबिनेट मिशन ये आया 1946 के अंदर। और चोरी चोरा घटना ये दोस्तों घटना है 1922। इसी घटना के द्वारा कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया, तो लिख दीजिए असहयोग जो आंदोलन है इसे दोस्तों समाप्त कर दिया। ये दोस्तों घटना कहां पर होती है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होती है। अब आपसे पूछे क्रम के अनुसार जमाना है। देखिए सबसे पहले घटना आती है 4, कौन सी है, 4। फिर दोस्तों आती है 4 के बाद में, इसके बाद में आएगी दोस्तों ध्यान रखिए नेहरू रिपोर्ट 1 आएगी, फिर आएगी आपके 3 और फिर आएगी दोस्तों आपके 4 कैबिनेट मिशन मार्च 1946 है। गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में होता है, गांधी इरविन समझौता। तो अगर आपसे पूछ ले इसके अलावा साइमन कमीशन लिख सकता है, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, वो भी दोस्तों इसमें पूछ सकता है, क्रम के अनुसार बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई। ये सवाल जो है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न, क्या बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दोस्तों, कम्युनल जो आपके इलेक्शन है ये किस अधिनियम के द्वारा आया, तो ध्यान रखिए सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है ये दोस्तों अधिनियम था 1909 का अधिनियम। कौन सा, 1909 का अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, लिखिएगा इस अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट जो है कहा जाता है। और ध्यान रखना अगर मैं पूछूं आपसे कौन सा अधिनियम है, 1909 का अधिनियम, थोड़ा ध्यान रखिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है वो दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा स्टार्ट होती है 1909 के अधिनियम से। इसी अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट जो है कहा जाता है। और ये मिंटो जो है ये दोस्तों वायसराय थे इस समय, ये भी लिख लेना, ये मिंटो जो है ये इस समय दोस्तों ध्यान रखिएगा वायसराय थे, 1909 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा आती है। ड्यूअल सिस्टम जो है किसके अंदर, प्रोविंस के अंदर। प्रांतों में दोस्तों अगर आपसे पूछे द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया, तो लिखिएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। यह भी दोस्तों रिपीट होने वाला प्रश्न है कि प्रांतों में जो ड्यूअल सिस्टम है वो किस दोस्तों अधिनियम से आता है, 1919 के अधिनियम से आता है। और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, लिखिएगा इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। अब देखिए सवाल पेपर में एक बार पूछा गया कि दोस्तों जो 1920 का असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उस समय भारत में वायसराय कौन थे। अब जिसके दिमाग में होगा कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, और दोस्तों जो बाद में नाम आता है ना यह है वायसराय। ध्यान रखिएगा जो पीछे जो नाम है जैसे उसमें दोस्तों क्या था, 1909 वाले में था मार्ले मिंटो, क्या मार्ले मिंटो, तो उस समय कौन वायसराय थे, मिंटो। और अगर पूछे 1919 में तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो इस समय कौन वायसराय है, चेम्सफोर्ड। और इसी में ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछ ले सवाल असहयोग आंदोलन इस समय दोस्तों भारत के कौन वायसराय थे, तो ध्यान रखिएगा चेम्सफोर्ड जो है ये असहयोग आंदोलन में भारत के दोस्तों वायसराय थे। और अगर सवाल पूछे प्रांतों में द्वैध शासन जो है ये 1919 के अधिनियम से आता है। और अगला सवाल यहीं पर पूछ ले कि प्रांतों में स्वायत्तता जो है मतलब द्वैध शासन हट जाता है और प्रांतों में स्वायत्तता जो है वो किस अधिनियम के द्वारा आती है, तो लिखिएगा ये दोस्तों अधिनियम है
1935 का अधिनियम। देखिए 3 सवाल लिखा है मैंने आपको। पहला, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ये दोस्तों 1909 का अधिनियम। दूसरा सवाल लिखवाया, वो कौन सा है, प्रांतों में द्वैध शासन, वो दोस्तों मैंने आपको लिखा दिया, वो कौन सा अधिनियम है, 1919 का अधिनियम। प्रांतों में स्वायत्तता दोस्तों, ये 1935 का अधिनियम। और केंद्र में ध्यान रखिएगा द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है, यह सवाल दोस्तों पूछा गया हाई कोर्ट के एग्जाम में। और सवाल देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है। अब देखिए थोड़ा इसको टफ बना सकते थे। अब यहीं पर अगर मैं सवाल पूछता ना कि विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर, क्या अगर मैं सवाल पूछता विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर, विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के पास है, ऑप्शन नंबर 2 हाई कोर्ट के पास है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी ना तो ए है और ना बी है। अब देखिए सवाल तो पेपर में यह पूछा गया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है। देखिए अगर पूछे आपसे रिट जारी करने का अधिकार, एक तो आर्टिकल है 32 और एक है आर्टिकल 226 है। अगर पूछे आपसे 32 किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, 226 किसके लिए, 226 ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट के लिए। लेकिन अगर सवाल पूछे कि मौलिक अधिकारों में कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों में आप दोस्तों हाई कोर्ट में भी कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो। दोनों ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में रिट जारी कर सकता है। लेकिन अगर पूछे विधिक अधिकार में, तो ध्यान रखिएगा विधिक अधिकार में दोस्तों केवल और केवल हाई कोर्ट है। नोट कर लो, अगर पूछे विधिक अधिकार में तो केवल हाई कोर्ट। सवाल सुनना, अगर पूछे मौलिक अधिकार में तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 5 प्रकार की रिट होती हैं, वो जारी की जाती हैं। और हाई कोर्ट जाना चाहो तो यहां भी जा सकते हो और दोस्तों यहां पर 6 प्रकार की रिट हैं। लेकिन अगर पूछे लीगल राइट्स में, विधिक अधिकार में, तो ध्यान रखना केवल दोस्तों हाई कोर्ट। सवाल सुनिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है और दोस्तों ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय के पास भी है। इसमें आर्टिकल 32 है और इसमें आर्टिकल 226 है। आंसर हो गया इसका ए और बी दोनों। और अगर पूछे आपसे विधिक अधिकारों के उल्लंघन में, तो इसमें ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट जो है ये दोस्तों लीगल राइट्स में कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। पहली बात तो राष्ट्रीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल दोस्तों ध्यान रखिए 352, किसमें, 352 जो आर्टिकल है इसके अंदर ध्यान रखिएगा कौन सा आपात है, राष्ट्रीय आपात है। एक सवाल बताओ कि भारत के संविधान के किस भाग में, ये बताओ भारत के संविधान के किस भाग में आपात संबंधित उपबंध है। बताओ भारत के संविधान के किस भाग में आपात संबंधित उपबंध है। ऑप्शन नंबर 1 लिखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 भाग 16 के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी भाग 17 के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी भाग 18 में है, ऑप्शन नंबर डी भाग 19 के अंदर। कमेंट बॉक्स में छापिए अगर आपसे पूछे कि किस भाग में आपात संबंधित उपबंध है। देखिए सवाल लिखता ना मैं यहां पर, आपात संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है, हर किसी को पता है ना कि आपात संबंधित अनुच्छेद 352 से 360 में। सवाल पूछा है इसका भाग कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आपात का दोस्तों भाग है भाग नंबर 18। तो ध्यान रखना आपात किस भाग के अंदर है दोस्तों, इमरजेंसी जो है वो भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से 360। 3 तरह की इमरजेंसी, एक तो आर्टिकल 352 में पूरे राष्ट्र के अंदर दोस्तों आपात, 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्त
वित्तीय आपात है। अगर पूछे भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा है, एक भी बार नहीं लगा। अगर सवाल पूछे आपसे कि भारत में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, तो 3 बार दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी है। आप पूछोगे वो 3 बार कौन कौन से थे, तो एक बार तो चाइना का अटैक, किसका अटैक है, चाइना का अटैक 1962 में होता है, और दोस्तों युद्ध के कारण जो इमरजेंसी है लगाई जाती है। दूसरी बार ध्यान रखिएगा पाकिस्तान दोस्तों युद्ध जो है 1971, ये दूसरा कारण था। और तीसरी बार दोस्तों ध्यान रखिएगा आंतरिक अशांति जो है ये तीसरा कारण है, और ये दोस्तों 1975। तो कितनी बार लग चुकी है, 3 बार दोस्तों लग चुकी है। और अगर पूछूं मैं आपसे किस किस आधार पे लगती है, तो पहला आधार है बाह्य आक्रमण, दूसरा आधार है युद्ध, और तीसरा आधार है आंतरिक शांति। लेकिन इसमें से कौन सा आधार वर्तमान में हट चुका है, तो आंतरिक अशांति जो है ये हट चुका है। इसके स्थान पर कौन आ चुका है, तो लिखिएगा सशस्त्र विद्रोह। ये दोस्तों शब्द जो है नया जुड़ा है, और किस संविधान संशोधन से, 44वां संविधान संशोधन 1978। फिर सुनना मेरी बात को, यही सवाल है जो इमरजेंसी में घूम घूम कर आपके सामने आएगा। कितनी बार इमरजेंसी, 3 बार इमरजेंसी। कब कब लगती है, चाइना ने अटैक किया पहली बार, दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध, और तीसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा आंतरिक अशांति। तो अगर पूछे आपसे ये जो नया शब्द है आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन से आया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से आया। तो नोट करना, अगर पूछे कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 3 बार दोस्तों नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। और कितनी बार वित्तीय आपात लगा, दोस्तों आर्यभट्ट का 0। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। आरएएस में पूछा गया प्रश्न है, और भविष्य में बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न। अब बताइए इस सवाल का आंसर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। भाग 3 करता है, भाग 4 करता है, भाग 4A करता है, हमें कौन ही पता मास्टर जी, ट्यूटर बिक गया। ट्यूटर ने दोस्तों ध्यान रखना चिड़िया उड़ा दी। क्या चिड़िया, वो दोस्तों खेलते ना, तोता उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़। दोस्तों एलोन मस्क ने खेलना स्टार्ट किया है चिड़िया उड़, और दोस्तों ट्यूटर की चिड़िया उड़ा दी किसने, एलोन मस्क, पागल सुल्तान ने ट्यूटर की दोस्तों चिड़िया उड़ा दी। भाग 3, भाग 4, भाग 4A हमें कौन ही पता। पहले तो तुम ये करो कि जो भाग 3 है ना, इसमें है क्या, फंडामेंटल राइट, ये तुम्हें पता होना चाहिए, आर्टिकल 12 से 35 है। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 36 से 51 है। भाग 4(1) में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, और ध्यान रखिएगा ये दोस्तों अनुच्छेद 51A। पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने पूछा लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर दोस्तों स्टेट, ये ध्यान रखिए डीपीएसपी के अंदर है, नोट करना। अगर पूछे लोक कल्याणकारी राज्य, ये दोस्तों ध्यान रखिए आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी, और केवल एक आर्टिकल चुनना हो तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 38। सुन लो मेरी बात है, अगर आपसे पूछे भाग कौन सा है, तो भाग दोस्तों ध्यान रखिएगा भाग है 4। अगर पूछे आपसे कौन सा भाग है, डीपीएसपी, और अगर पूछे केवल एक अनुच्छेद कौन सा है, तो एक अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 38। सुन लो कान खोल के, अगर भाग का सवाल नहीं आए, केवल एक अनुच्छेद पूछे आपसे, तो एक अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 38 अनुच्छेद है, और ये लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर विवाद किसे सौंपा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव दोस्तों होने वाले, इसीलिए ये सवाल आपके सामने टकराएगा। क्या टकराएगा ये सवाल, क्योंकि राष्ट्रपति जो चुनाव है वो दोस्तों आ रहे हैं। तो बताओ राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर विवाद किसे सौंपा
सौंपा जाएगा? संसद को, या दोस्तों प्रधानमंत्री को, या दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को, या चुनाव आयोग को? ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति के मामले में कोई भी दोस्तों डिस्प्यूट होता है राष्ट्रपति चुनाव में, तो ये जो मुकदमा है, ये जो विवाद है दोस्तों, ये विवाद किसे सौंपा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। कमेंट बॉक्स में छाप दो ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर लिखा है, कमेंट बॉक्स में छापिए। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो लिखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा जर्मनी जो शहर है इसमें स्थित है। एसएससी में पूछा गया सवाल है। और इसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से एक नदी दोस्तों निकलती है और उस नदी का नाम है राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी। और राइन नदी में ध्यान रखिएगा एक क्षेत्र है जिसका नाम है रूर क्षेत्र। इसे कहते हैं विश्व का काला प्रदेश। क्या बोलते हैं? विश्व का काला प्रदेश। कोयला के लिए दोस्तों ये प्रदेश जो है वो बड़ा फेमस है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अफ्रीका में नहीं, थप्पड़ मारू कान के नीचे। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? जर्मनी के अंदर। कहां? जर्मनी में। अगर पूछे कौन सी नदी निकलती है? राइन नदी। और अगर पूछे आपसे कौन सा क्षेत्र है? रूर क्षेत्र। क्या फेमस है? विश्व का काला प्रदेश। और यहीं पर लिख लेना दोस्तों भारत का काला प्रदेश कौन सा है? दामोदर नदी घाटी। इसीलिए भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। कोयले के खनन से, धान के खेत से, दलदली भूमि से किस गैस के स्रोत हैं? अगर आपसे पूछे कोयले की दोस्तों जो खदान है, या फिर पैडी दोस्तों जो आपके फील्ड है, या दोस्तों जो दलदली भूमि है, या आपके जो दोस्तों जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, मवेशी है, इन सभी से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। थोड़ा ध्यान से लिख लेना कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। तो अगर आपसे पूछे कोयले के खनन से, या दोस्तों धान के खेत से, या दलदली भूमि से, या जुगाली करने वाले जानवरों से कौन सी गैस है? मीथेन है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। और मीथेन दोस्तों किसका सोर्स है? CNG। ध्यान रखिएगा CNG में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहां स्थित है? यह सवाल दोस्तों सोचकर देखो, यह सवाल पूछा गया किसके अंदर? पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। आप कहोगे इतना आसान सवाल, दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहां स्थित है? यह दोस्तों गलत होने वाला सवाल है। क्या इसे कहते हैं? कन्फ्यूजिया। लिखना, इसे कहते हैं कन्फ्यूजिया। अगर आपसे पूछे दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यूरोप में स्थित है, न्यूजीलैंड में स्थित है, या दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित है? इसमें हुआ क्या, अधिकांश ने दोस्तों इसको क्या पढ़ लिया? इसको पढ़ लिया आल्प्स पर्वत कहां स्थित है। और गड़बड़ क्या हुई दोस्तों? आल्प्स पर्वत जो है वो कहां स्थित है? यूरोप के अंदर स्थित है, सबको पता है। और अधिकांश ने इसका आंसर ठोक दिया यूरोप। यूरोप गलत है मेरे रसगुल्लों। जो भी आंसर लिख रहा है ना यूरोप, गलत है मेरी जान। अरे यूरोप में तो कौन सा है? यूरोप में तो आल्प्स पर्वत है। कौन सा है? आल्प्स पर्वत जो है ये यूरोप में। सवाल पूछा गया दक्षिणी आल्प्स कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा ये न्यूजीलैंड में। तो लिख लो, ये दोस्तों सवाल आया है और ये गलत होने वाला सवाल था, इसीलिए आपको लिखवाया है। दक्षिणी आल्प्स पूछे तो ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर पूछे आपसे आल्प्स कहां पर है, तो ये ध्यान रखिएगा ये यूरोप में। यूरोप दोस्तों ध्यान रखना, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अल्ब्रुज। कौन सी है? माउंट अल्ब्रुज यूरोप की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। एक बार सवाल पूछा गया ये अल्ब्रुज पर्वत किस दोस्तों पर्वत श्रेणी में स्थित है? अब अधिकांश के दिमाग में यूरोप में एक ही पर्वत श्रेणी है और वो है दोस्तों कौन सी? आल्प्स पर्वत है। लेकिन बेटा गलत हो गया सवाल। ये अल्ब्रुज जो है ये कोकेसस पर्वत में स्थित है। इसे भी लिख लो, ये बढ़िया सवाल हाथ लग गया है। अल्ब्रुज जो है ये कहां स्थित है? कोकेसस पर्वत के अंदर स्थित है, आल्प्स में नहीं है। आज दो सवाल कौन से सीख लिए? एक तो दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के अंदर है। एक अगला क्वेश्चन दोस्तों, एल्ब्रुज जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी तो है मेरा रसगुल्ला, पर ये किसके अंदर है? कॉकेसस पर्वत के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, आस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर स्थित है, यांगटीसी नदी पर स्थित है, नील नदी पर स्थित है, जाम्बेजी पर स्थित है। पहली बात तो आपको यह पता हो कि ये चारों जो नदी हैं वो दोस्तों कहां कहां है। देखना, अगर पूछे कोलोराडो नदी ये स्थित है अमेरिका में, यांगटीसी नदी ये स्थित है चाइना में, नील नदी दोस्तों ये स्थित है मिस्र के अंदर इजिप्ट में, और जाम्बेजी नदी ये दोस्तों ध्यान रखिएगा जो जिम्बाब्वे है यहां पर स्थित है। अब देखिए कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध है? अरे याद करो, कोलोराडो नदी के ऊपर दोस्तों हूबर बांध है। कौन सा है? हूबर बाउल्डर बांध। लिखना इन सवालों को, कोलोराडो नदी के ऊपर कौन सा बांध है? हूबर बाउल्डर बांध। यांगटीसी नदी पर कौन सा बांध है? थ्री जॉर्ज डैम बांध। याद करो, थ्री जॉर्ज डैम बांध दोस्तों कहां स्थित है? यांगटीसी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, नील नदी पर कौन सा बांध है? आस्वान बांध। कौन सा है? आस्वान बांध। और जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है? करीबा बांध। इन चारों को लिख लो, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 अति महत्वपूर्ण बांध हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। लिख लेना मेरे साथ में, ये स्टैटिक जीके वाली जो क्लास है ना, ये बहुत सारे नए सवाल आपको देगी। देखो, कोलोराडो नदी के ऊपर हूबर बाउल्डर बांध, अगर पूछे यांगटीसी के ऊपर थ्री जॉर्ज डैम, अगर पूछे नील नदी के ऊपर आस्वान बांध, और अगर पूछे जाम्बेजी नदी पर तो ये ध्यान रखिएगा करीबा बांध। कौन सा? करीबा बांध। आंसर हो गया आस्वान बांध कहां स्थित है? तो लिखिए नील नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा किस गोलार्ध में सक्रिय है? देखो, ये तीनों नाम तो दोस्तों आपने सुने क्या? ये तीनों नाम तो सुने, पर आपने इसकी जो परिभाषा थी ना उसमें आप भूल गए कि ये तीनों किस गोलार्ध में। ये तो तुम्हें पता है कि ये तीनों पछुआ पवन है। क्या है? तीनों पछुआ पवन है। अब सवाल में आया दोस्तों कि ये कौन से गोलार्ध की है? दोनों ऑप्शन पूछा गया। ऐसा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवने। देखो कैसा सवाल पूछा गया, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवने। ऑप्शन नंबर बी था दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने। अब बताओ दोस्तों, ये हो गया कंफ्यूजन है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये दोस्तों क्या है? पछुआ पवन। क्या है दोस्तों? पछुआ पवन है, ये तो हम जानते हैं, पर समस्या ये हुई हम ये पता करना भूल गए कि उत्तरी गोलार्ध की है दक्षिणी गोलार्ध की, और पेपर में दोस्तों भैंस गई पानी में। ध्यान रखिएगा, ये गरजता चालीसा 40 डिग्री साउथ ऐसे लिखना, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछे गरजता चालीसा तो लिखना 40 डिग्री साउथ, ऐसे लिखना सीख लो। अगर पूछे प्रचंड पचासा 50 डिग्री साउथ है, चीखता साठा 60 डिग्री साउथ है, तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी जो गोलार्ध है इसमें दोस्तों स्थित है। और अगर पूछे आपसे कि दोस्तों कौन सी पवन है? पछुआ पवन है, यह सवाल भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितना समय अंतराल है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दो देशांतर जो रेखाएं हैं इनके मध्य दोस्तों कितना समय का अंतराल है, तो ध्यान रखना ये दोस्तों 4 जो मिनट है, 4 मिनट का अंतराल है। मतलब यहां से यहां पहुंचने के लिए कितनी मिनट लगेंगे? 4 मिनट दोस्तों लगेंगी। तो अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे कि ये 0 डिग्री है, क्या है? 0 डिग्री। अब सवाल सुनना, अगर पूछूं मैं आपसे ये दोस्तों 0 डिग्री है, और ये ध्यान रखिए यही दोस्तों क्या है? ग्रीनविच मैरीटाइम दोस्तों जीएमटी। अगर सवाल पूछे कि भारत का समय जीएमटी से कितना आगे है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ भारत का समय जीएमटी से दोस्तों कितना आगे। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ ना,
मोपला जो विद्रोह है ये 1921 का। अब बताओ मुझे सवाल कि भारत का समय इस 0 डिग्री से कितना आगे? अरे याद करो, 4 मिनट तो इसका आंसर है, लेकिन मैंने पूछा भारत है, तो दोस्तों ये भारत हो गया। और इस भारत में से आपको पता है कौन सी मानक समय रेखा? 82.5 डिग्री। दोस्तों याद करो, 82.5 डिग्री, तो 0 डिग्री से और 82.5 डिग्री इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों समय कितना लगेगा? 60 गुणा 5 प्लस 30, इतनी दोस्तों 330 मिनट जो है वो लगने वाली है। इसको गुणा कर देना किससे? 4 से। क्या 4 से गुणा कर देना, कितनी मिनट आएंगे? 330 मिनट आएंगे। मतलब 330 मिनट का मतलब कितना घंटा हो गया? लिखना 5.5 घंटा। क्या 5.5 घंटा? तो अगर पूछे भारत का समय कितना आगे है तो देखना GMT प्लस 530 इतना दोस्तों आगे है। और ये कैसे निकला? 2 के बीच में कितना गैप है? 2 के बीच में 4 मिनट का दोस्तों अंतर है। तो 0 से 82.5 तक पहुंचने में 5.5 घंटा लग जाएगा। तो आंसर हो गया इसका GMT प्लस 5.5 घंटा। सैडल पीक भारत में कहां स्थित है? एक सवाल ये और लिख लो, एक बार पेपर में पूछा दोस्तों, समय के लिए किसका उपयोग होता है? देशांतर का या दोस्तों आपके अक्षांश का? समस्या हो गई भाई साहब। तो ध्यान रखिएगा, समय के लिए दोस्तों किसका प्रयोग होता है? देशांतर। नोट कर लेना, समय के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग होता है। सैडल पीक भारत में कहां स्थित है? सवाल अगर पूछे आपसे सैडल पीक दोस्तों तो लिखिएगा अंडमान निकोबार में स्थित है सैडल पीक। अगला क्वेश्चन, दोदा बेटा कहां स्थित है? नीलगिरी की दोस्तों चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। धूपगढ़ कहां है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा सतपुड़ा की चोटी है धूपगढ़। पारसनाथ कहां है? ये दोस्तों झारखंड के अंदर है पारसनाथ, छोटा नागपुर पठार। और दोस्तों सारामती कहां पर स्थित है? नागालैंड में स्थित है सारामती। तो ये चारों सवाल भी ध्यान रखिएगा। ये 5वां सवाल आपको ध्यान रखना है, सैडल पीक जो है ये भारत में दोस्तों कहां स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो सवाल तो एक आया, पर ये चारों की चारों जो है ना दोस्तों, ये चारों ऑप्शन जो है ये अति महत्वपूर्ण है। पहली बात तो भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो लिखिएगा उड़ीसा के अंदर स्थित है। पहला सवाल ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सींग वाले गेंडे ये दोस्तों कहां के फेमस है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा कहां स्थित है? असम के अंदर स्थित है। आप सभी जानते हैं। हंगुल के लिए तो ध्यान रखिएगा, हंगुल के लिए दोस्तों अगर पूछे आपसे तो ये फेमस है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। और दाचिंगम कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओलिव रिडले कछुआ ये लिखना, ये कहां के फेमस है? भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान इसके फेमस है दोस्तों ओलिव रिडले कछुआ। और अगर पूछे हॉर्नबिल के लिए तो ध्यान रखिएगा नागालैंड जो है दोस्तों ये फेमस है किसके लिए? हॉर्नबिल के लिए। चारों सवाल आपके सामने, एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा, हंगुल, दाचिंगम, ओलिव रिडले दोस्तों ये भीतरकणिका और हॉर्नबिल नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइफेड की स्थापना कब हुई? ये वो संस्था है जो दोस्तों पेपर में लगातार पूछे जाने वाली है। सिडबी की स्थापना कब हुई? सिडबी का मुख्यालय कहां है? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहां है? या ट्राई जो है इसकी स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहां है? सेबी की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहां है? ये वो सवाल है जो पेपर में देखना आपको। अब ट्राइफेड दोस्तों हर किसी ने नाम तो सुना है, पर यह नहीं पता कि इसकी स्थापना कब हुई। पहले मैं आपको बताऊं ट्राइफेड है क्या। दोस्तों जो ट्राइबल है, जो जनजाति होती है, इन जनजातियों के द्वारा जो भी दोस्तों उत्पाद होता है, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक मार्केट की दोस्तों आवश्यकता होती है। और वो जो मार्केट है वो कौन सी संस्था उपलब्ध कराती है? ट्राइफेड कराती है। ठीक है, ट्राइबल फेडरेशन ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे जनजातियों के जो उत्पाद हैं उन्हें बेचने के लिए मार्केट की उपलब्ध ये कराती है ट्राइफेड। इसकी जो स्थापना है 1987 के अंदर होती है ट्राइफेड की स्थापना। अगर पूछे आपसे 1982 तो इसमें लिखिएगा नाबार्ड की जो स्थापना है दोस्तों शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई
जुलाई 1982 को। अगर पूछे 1992 सेबी का जो अधिनियम है, ये ध्यान रखिएगा 1992 का अधिनियम, और 1997 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो अधिनियम है वो है दोस्तों 1997। चारों इंपोर्टेंट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, आपका नंबर बढ़ाएंगे। 1982 नाबार्ड, 1987 दोस्तों ट्राइफेड, 1992 सेबी एक्ट है, और 1997 ये ट्राई का अधिनियम। अगला क्वेश्चन, टिस्को की स्थापना कब हुई? टिस्को की फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन स्टील। क्या? टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन जो है ये दोस्तों टिस्को हो गया। ये टिस्को कहां स्थित है? जमशेदपुर। कहां है? जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहां है? झारखंड में। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णकणिका नदी। और अगर मैं पूछूं आपसे इसी नदी पर कौन सा बांध है, लिखना हुंडरू जलप्रपात जो है वो इसी नदी के ऊपर स्थित है। देखिए सवाल तो एक था, टिस्को की स्थापना कब हुई? ये तो आपको पता है 1907 में होती है टिस्को की स्थापना। टिस्को कहां पर है? जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के किनारे दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। और अगला क्वेश्चन, इस पे कौन सा वाटरफॉल है? हुंडरू जलप्रपात जो है वो इसी के ऊपर स्थित है। ये आज की क्लास है। कल सुबह तैयार रहिएगा, सुबह 6 बजे फिर आऊंगा आपके बीच में फूल पत्ती वाली क्लास को लेकर। इस क्लास को आप सभी को जरूर लेना है। फिर सुन लो, इस क्लास को सभी को सुबह 6 बजे दोस्तों जरूर लेना है। ढंग से मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, ध्यान रखिएगा। जो अच्छे अच्छे सवाल है ना वो आपके लिए लेकर आया था। ये सीरीज जारी रहेगी। क्या? ये सीरीज जारी रहेगी। खुश रहिए। माना कि थोड़ा बीमार है लेकिन बेचारा नहीं है। क्या? बेचारा नहीं है। अंतिम सांस तक लड़ूंगा, अभी हारा नहीं हो। क्या? अभी हारा नहीं हो। खुश रहिए। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। सवाल कैसे लगे आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। कि पेपर में जो आए सवाल हैं ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कुछ फायदा आपको होगा नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं सुबह 6 बजे इसी मंच पर। यही। जय हिंद। थैंक यू।